दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैगा जनजाति की। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये समझा है कि पीवीटीजी आखिर किन आधारों पर बनाई गई हैं और मध्य प्रदेश में कितनी पीवीटीजी हैं, यानी कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां कितनी हैं मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में कितनी हैं, उनके पीछे के मापदंड क्या थे। आज हम बात करेंगे बैगा जनजाति के बारे में। हमारा टॉपिक है बैगा जनजाति। इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश आज करेंगे। तो बैगा जो जनजाति है, इसका ओरिजिन माना जाता है छोटा नागपुर के पठार से उत्पत्ति हुई है, और वो भी भूमिया जनजाति से। तो इसके जनक के तौर पर किसको देखा जा रहा है? भूमिया जनजाति को। क्षेत्र किसको माना जा रहा है? छोटा नागपुर के पठार को। बैगा का अर्थ मानते हैं जादूगरनी, यानी कि जो बैगा है वो जादूगरनी है, मैजिक वाले हैं लोग। और इसका अगर आप विस्तार देखें तो ये मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, जैसे मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, इन क्षेत्रों में, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करी है कि किन क्षेत्रों में इनका विस्तार है। तो जैसा कि इस बैगा शब्द का जो अर्थ है, बैगा शब्द का अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ माना जाता है वह माना जाता है जादूगरनी। क्या? जादूगरनी, ठीक, मैजिक करते हैं, ये अर्थ माना जाता है इसका। अच्छा, इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है? उत्पत्ति स्थान तो यह माना जाता है छोटा नागपुर पठार। कहाँ से माना जाता है? छोटा नागपुर पठार। और जो जनजाति मानी जा रही है, वह जो जनजाति है कि जिस जनजाति से हुआ है उसका नाम है भूमिया। तो प्लेस के आधार पर कहा जाए तो छोटा नागपुर पठार, और जनजाति के आधार पर कहा जाए तो भूमिया जनजाति। ठीक, किससे? भूमिया जनजाति से। ठीक, इतनी बातें आपको ये पता चले कि इतना है। अब इसका, जैसा कि यह पीवीटीजी में है, इसको हम लिख दें, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। पीवीटीजी ये आप लिख के रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां हैं, जिनमें से ये पहली हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसको अगर मैप में देखें कि मैप में, तो आप जो मैप बनाएं तो ये जो क्षेत्र है ये, ठीक, इस क्षेत्र में यह जनजाति आपको मिलेगी। ये जो क्षेत्र है, मतलब जगह कौन कौन से हैं, तो इसके स्थान देखें हम, जिन्हें हम कहें कि किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आप लिखें शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला जैसे क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। तो यहाँ ये आपको अधिकांशतः मिलेंगी। ठीक, तो इन क्षेत्रों में ये जनजातियों के अधिकांशतः निवास हैं। अधिकांशतः आपको ये यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आपने क्षेत्र समझा कि किस क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। अब इस जनजाति को समझने के लिए हम एक व्यूज बनाते हैं कि किन आधारों पर इनको हम समझेंगे, क्योंकि ये विशेष पिछड़ी हुई जनजाति है, तो इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम थोड़ा एलोबरेट करने से पहले टॉपिक डिवाइड कर लें कि किन किन आधारों पर इन्हें हमें समझना है। तो पहला कि हमने उत्पत्ति तो समझ लिया है, ठीक। दूसरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जनजातियां हैं इनकी उपजातियां कौन कौन सी हैं। तो आप लिखें कि हम
उपजातियां समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी उपजातियां कौन कौन सी हैं। फिर इनके हम सांस्कृतिक समझने की कोशिश करेंगे कि इनका संस्कृति कैसे है। तो संस्कृति, कुछ विशेषताओं में हम समझने की कोशिश करेंगे इनकी धार्मिक विशेषता, धार्मिक विशेषता। नेक्स्ट हमारा होगा इनकी आर्थिक विशेषता क्या है, आर्थिक रूप से कैसे ये जीवन यापन कर रहे हैं, तो इनकी हम बात करेंगे आर्थिक विशेषता के बारे में, आर्थिक विशेषता। नेक्स्ट हमारा होगा इनकी सामाजिक विशेषता, सामाजिक विशेषता के बारे में बात करेंगे हम, सामाजिक विशेषता। तो कुछ इतने पॉइंट में हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। और पहले हम लोगों ने उत्पत्ति और इनके क्षेत्र विस्तार को समझा है। तो आपको लिखना हो तो वहां भी लिख सकते हैं भौगोलिक विस्तार और इनकी उत्पत्ति। तो इनकी उपजातियां जो हैं या उप जनजातियां कहें, उपजातियां न लिख के आप उप जनजातियां, उप जनजाति, उप जनजाति, उप जनजाति। उप जनजाति को सिर्फ आप लिख लें कि कौन कौन सी उप जनजाति हैं। तो जैसे बिंजवार, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि बिंजवार कौन से हैं। तो बिंजवार। नेक्स्ट की बात करें तो भारोतिया। यहीं से पूछ लेते हैं प्रश्न कि इनकी उपजातियां कौन सी हैं। ठीक है, भारोतियां। नेक्स्ट है नाहर। नेक्स्ट नरोतिया, है ना। राय मैना और कठमैना या कठमैना। तो आपने समझा कि इनकी ये उप जनजातियां हैं, बिंजवार, भरोतिया, नाहर, नरोतिया, रायमैना, कठमैना। बिंजवार में आप लिख लेंगे कि ये जो जनजाति है कैसी है, संपन्न जनजाति है जो धीरे धीरे सभ्यता की तरफ मूव कर गई है। अब बात करते हैं इनकी संस्कृति पर। तो संस्कृति में इनका हम भोजन देखेंगे, विवाह देखेंगे, नृत्य देखेंगे, इनकी कला क्या है, कैसी बोली भाषाएं हैं। तो संस्कृति को डिवाइड करते हैं हम। इस संस्कृति को किन किन बेसों पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो पहला इनका हम भोजन को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करेंगे इनकी विवाह पद्धति, विवाह। अगला जो हमारा होगा इनमें कि ये नृत्य कैसे करते हैं, कौन कौन से इनके नृत्य हैं, तो नृत्य। नेक्स्ट हमारा होगा कला और इनकी अपनी कौन सी बोली है। ठीक, बोली। तो इनके बारे में एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम बात करें इनके भोजन में, तो मुख्य जो आहार है इनका पेज है। तो इसे आप याद रखें कि इनका जो मुख्य भोजन है उसमें पेज। ठीक, नेक्स्ट लिखें कि ये मुख्य आहार का हिस्सा है, याद रखना। इसे मुख्य भी लिख सकते हो आप, मुख्य आहार का हिस्सा माना जाता है। मांस, मछली, फल और फल। ठीक, इतनी चीज़ों का ये लोग सेवन करते हैं। तो ये आपको पता चला कि अच्छा इन चीज़ों का भी ये सेवन करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग इनके विवाह को अगर देखने की कोशिश करें कि इसमें विवाह परंपरा कैसी है। तो 6 प्रकार के इनमें विवाह देखने को मिलता है। तो विवाह जो है ये कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, 6 प्रकार के। आपको
6 प्रकार के विवाह इनको देखने को इनमें मिलेंगे। अब उन्हीं 6 प्रकार के इनके नाम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ अल्टीमेट जो है तो पीसीएस में नाम, प्री में नाम को ही याद रखने होते हैं। तो चढ़ विवाह, चढ़ जिसे हम मगनी बोलते हैं, मगनी विवाह। नेक्स्ट आप लिखेंगे उठावा विवाह। नेक्स्ट कौन सा है? उठवा विवाह। और लमसेना विवाह। कौन सा? लमसेना विवाह। चोर विवाह। कौन सा? चोर विवाह। और पैदुल विवाह। पैदुल विवाह। और नेक्स्ट है उधरिया विवाह या उधरिया विवाह। ठीक, ये विवाह हैं। तो 2, 4, 6 ये 4 प्रकार के विवाह आपको याद रखने हैं। चढ़ विवाह, उठवा विवाह, लमसेना विवाह, चोर विवाह, पैदुल विवाह और उधरिया विवाह। इन विवाह की परंपराओं को आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, हम बात करने जा रहे हैं नृत्य की, कि ये लोगों में नृत्य की क्या, कैसे कौन कौन से नृत्य करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है नृत्य। नृत्य में ये परधौनी नृत्य बहुत पूछा जाता है और शैला नृत्य। तो पहला लिखें आप शैला नृत्य, शैला नृत्य, परधौनी नृत्य। ठीक, और एक है कर्म या कर्मा नृत्य। ठीक, तो इस प्रकार के इनके जो हैं तो ये नृत्य हैं और ये बहुत प्रसिद्ध नृत्य माने जाते हैं। तो आपको नृत्य याद रखने हैं शैला, परधौनी, कर्मा नृत्य। कला की बात करें तो ये कला में टैटू गुदवाने के बड़े माहिर हैं। तो टैटू हम लोगों ने और भी जगह पढ़ा हुआ है। तो क्या इनमें कला में क्या है? टैटू। ये याद रखना है आपको, टैटू। ठीक, ये आप याद रखेंगे, टैटू। अब हम जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया है कि मेंस की क्लास नहीं कर रहे, वरना टैटू के बारे में हम लोग विद डिटेल समझते कि कैसे क्या है। बोली की बात करें तो ये हिंदी के साथ साथ अपनी भाषा भी बोलते हैं, बैगनी। तो कौन सी भाषा बोलते हैं? बैगनी भाषा। बैगनी और हिंदी, और हिंदी भाषा बोलते हैं। तो इतनी इनकी भाषाएं ये बोली जाती हैं संस्कृत के आधार पर। अब चलते हैं हम लोग इनके धार्मिक आधार पर कि धार्मिक विशेषता इनकी क्या है। तो जब धार्मिक विशेषता की बात करें हम, तो इनकी बात करते हैं हम धार्मिक विशेषता के बारे में। धार्मिक विशेषता की धार्मिक विशेषता इनकी क्या है? ठीक, तो इस धार्मिक विशेषता में पहली बात तो इनके देवी देवता को समझो और ये किस तरह के धर्म को मानते हैं। तो इनके धर्म, किस धर्म से ये भाई इंगेज्ड हैं। अगला, ये पूजा पद्धति में इनके देवता कौन से हैं। तो इनके देवता को समझो आप कि इनके देवता कौन कौन से हैं, है ना। और कुछ अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें और समझ लेंगे हम। तो 2 चीज़ें इनमें विशेष आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो पहली बात तो ये अपने लोक देवता का भी पालन करते हैं, जिनमें से ये विशेषता ये हिंदू धर्म से प्रभावित होते हैं। तो इनका जो धर्म है तो ये किससे प्रभावित है? यह जो धर्म है हिंदू धर्म से प्रभावित है। अब यहाँ हम लोग टाइम बचाते हुए जो है तो ब्रीफ में समझने की मेन पॉइंट की डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग हिंदू धर्म समझने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म आपको सबको पता ही होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक, तो ये है। अगला, ये लोग जो देवता हैं, तो देवता के रूप में आप बात करें कि ये किन किन देवता को मानते हैं। तो पहला बुद्ध देवता, या है ना, बुद्ध देवता यानी कि बुद्ध देव, ठाकुर देव, ठीक, ठाकुर देव के साथ साथ नेक्स्ट में हम बात करें
कि इनके दूल्हा देव को भी मानते हैं ये लोग। किनको मानते हैं? दूल्हा देव। दूल्हा देव, तो दूल्हा देव को भी मानते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि इन देवताओं को ये लोग मेनता मानते हैं कि ये देव का जो विश्राम स्थल है, जो जहाँ निवास करते हैं, वह वृक्ष है साल का वृक्ष। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनका जो निवास स्थान है, निवास या विश्राम स्थान या विश्राम का स्थान, निवास या विश्राम स्थान, तो ये मानते हैं साल का वृक्ष। किसे मानते हैं? साल का वृक्ष। तो ये लोग साल के वृक्ष को मानते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कहीं और भी हमने साल को बताया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यहाँ हम जो है तो आपको नहीं बताएंगे। ठीक, इतनी बातें आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट जो है तो इनकी अन्य देवी देवताओं को भी मानते हैं, जैसे लोहासुर। अन्य देवताओं में बात करें हम कि अन्य जो हैं, तो अन्य में लोहासुर लिखें आप, अन्य में लोहासुर। आप बताना कि लोहासुर को भी और कौन से जनजाति मानती है ना। इसी तरह ये नागवंशी और बाघ देवी को भी मानते हैं, तो मतलब नागवंशी। और भीमसेन लिखें आप, भीमसेन, भीमसेन को मानते हैं। ये अन्य महत्वपूर्ण देवताओं में हम बता रहे हैं। और राता माई कौन है? राता माई, राता माई को मानते हैं ये लोग। और नागवंशी, हमने कहा कि नागवंशी को भी पूछते हैं ये, तो नागवंशी। ठीक, तो इस तरह और भी चीज़ें हैं। तो हम लोग इतनी यहाँ ये समझे कि धार्मिक विशेषता में ये लोग इन चीज़ों को मान्यता देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट है वह है आर्थिक। हमने धार्मिक समझा, अब नेक्स्ट है हमारा आर्थिक। तो आर्थिक के बारे में बात करते हैं। क्या है? आर्थिक विशेषता। आर्थिक विशेषता के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। आर्थिक विशेषता क्या है? ठीक, इस आर्थिक विशेषता के बारे में बात करें तो आर्थिक विशेषता में पहली बात किन किन चीज़ों को हमें देखना है। तो एक, कृषि पद्धति। भाई ये कैसी कृषि करते हैं, ये समझने की हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्हीं से और क्या क्या कोई जंतर मंतर या कोई और कलेक्शन भी करते हैं या कुछ और भी करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो एक बात कि ये जो है तो कृषि करते हैं। तो कृषि जो करते हैं, तो कृषि कैसे करते हैं भैया? झूम कृषि। ठीक, जिसे को स्लैश एंड बर्न कृषि भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। तो इस तरह तो झूम कृषि करते हैं ये, जिसे मध्य प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसे यही नाम पूछते हैं इस झूम खेती का। ठीक, तो इस झूम खेती का आपको नाम याद रखना है कि भाई वो अलग अलग जो है तो इसके नाम क्या हैं, तो उन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको ये डायरेक्ट जो है तो सिंपल झूम कृषि लिख के नहीं दे देंगे, क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं इस कृषि को। तो इसके नाम इम्पोर्टेंट होते हैं कि किस स्थान पर कौन से नाम से जानी जाती है। तो बेवर, इसे बेवर बोलते हैं। ठीक, या बेवर के साथ इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे आप लिखेंगे बेवर या पोंडू। क्या? बेवर या पोंडू, बेवर या पोंडू प्रणाली। ठीक, तो इस तरह इसको इस अन्य नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ ये लोग वनोपज संग्रह भी करते हैं। तो वन से क्या करते हैं? वन से तो वनोपज संग्रह भी करते हैं। दूसरा इनका जो कार्य है वनोपज संग्रह, इसके माध्यम से भी ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे शहद निकालना। ठीक, हर्रा बहेड़ा जैसे पदार्थों के इकट्ठा करना, तो आप लिख लो जैसे शहद इकट्ठा करना। वन उत्पाद में जैसे हर्रा है, बहेड़ा है, इस तरह की चीज़ों का कलेक्शन करना, फिर उनको मार्केट में बेचना। और साथ ही साथ ये लोग जो हैं तो पूरी तरह से हम कहें कि इसी में वनोपज में आप पूरी तरह से लिख लो जड़ी बूटी। क्या? जड़ी बूटी का कार्य करते हैं। ये ज़्यादा सिंपल शब्द होगा कि पूरी तरह से ये लोग जड़ी बूटी को जो है तो इकट्ठा करते हैं।
ठीक, इन्हीं औषधियों के रूप में। और उपचार तो जब जड़ी बूटी कर रहे हैं तो एक प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, उपचार का भी काम कर रहे हैं, तो वैद्य के रूप में भी ये कार्य करते हैं। तो इस तरह नेक्स्ट जो है तो ये और भी कुछ कार्य करते होंगे, इतने में और भी क्या जीवन यापन का इनका आधार है। तो जीवन यापन में ये फिशिंग भी करते हैं। क्या? फिशिंग, ये मछली मारने का भी काम करते हैं, उनके माध्यम से भी ये लोग अपने जो है तो आर्थिक जीवन का गुजारा बसारा करते हैं। ठीक, तो ये भी समझ आया। अब साथ में इतनी सारी चीज़ें हैं जो इनके जीवन यापन के लिए कही जाती हैं, लेकिन याद रखें कि डिंडोरी और मंडला में जो कृषि भूमि करता है बैगा, उसे चाक बोलते हैं, और शहडोल में उसे कछार कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये कृषि कर रहे हैं, कृषि जो करते हैं, तो इनको, इनके कृषि वाले को जो शहडोल वाले क्षेत्र में जो करते हैं, और दूसरा डिंडोरी और मंडला वाले क्षेत्र में। तो कहाँ? डिंडोरी और मंडला इस क्षेत्र में जो ये जनजाति कृषि करती है, तो इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे शहडोल हमने लिखा, तो शहडोल में इन्हें कछार कहा जाता है, और डिंडोरी मंडला में इनको कहा जाता है चक। क्या बोला जाता है? चक। तो ये कृषि, या ऐसे लिखें इसे हम, कृषि भूमि बैगा। ठीक, कृषि भूमि बैगा जो हैं उनको ये कहा जाता है। तो ये बातें आपको पता चली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है सामाजिक विशेषता। तो इनकी हम बात करते हैं सामाजिक विशेषता के बारे में। क्या है? सामाजिक विशेषता। ठीक, सामाजिक विशेषता यानी कि सोशल। तो अब इसके अंतर्गत हम लोग ये समझें कि आखिरकार ये सामाजिक विशेषता में अपनी कैसे जीवन यापन या कैसे जीवन इनकी पद्धति है। तो पहली बात कि इनकी अपनी एक पंचायत होती है, और उस पंचायत के प्रधान होते हैं। ठीक है, और इनमें जो विवाह है, तो विवाह में कैसा है, इनका समाज किस तरह का है। तो पहला कि समाज का पावर, समाज का जो प्रकार है वो कैसा है, जो समाज सत्ता किसके हाथ में है, ये आप जानें। तो दूसरा कि इनकी जो सारी चीज़ें हैं, तो कैसे ये उसे क्या कहते हैं कि इकट्ठा करते होंगे, झगड़े वगड़े को सुलझाने के लिए क्या करते होंगे। तो इनकी एक है पंचायत। ठीक, ये दो चीज़ों की पहले समझें। तो एक तो इनका जो समाज है, तो वह समाज पितृसत्तात्मक है। कैसा है? पितृसत्तात्मक, यानी कि समाज में जो पावर होगा वो पिता के हाथ में होगा। तो समाज पितृ सत्तात्मक है, इस बात को आपको याद रखना। तो सारी चीज़ें जो है तो पुरुष के अंडर पर ही इस समाज में होती हैं। और दूसरी बात, इनमें विधवा जो विवाह है वो पुनर्विवाह की अनुमति है। तो यहाँ आप लिख लेंगे इसी समाज में कि विधवा पुनर्विवाह होता है या अनुमति है, पुनर्विवाह की अनुमति। ठीक, इसे आप याद रखें। सेकेंड इज कि इनके जो है तो इसमें बाल प्रथा नहीं, सॉरी, बाल विवाह नहीं होता। क्या है? बाल विवाह क्या है? नहीं होता, निषिद्ध है। और वधु मूल्य जो है तो चलता है। तो क्या है? वधु मूल्य क्या है? प्रचलित है।
बदमूल इनमें मिलता है। इसी को बोलते हैं ब्राइड प्राइस। इस चीज़ को याद रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि हिंदी वालों को दिक्कत हो जाए, तो इसे या आप लिख लें, ज़्यादा अच्छा होगा। इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइड प्राइस। ठीक, तो ये चीज़, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कि ये चीज़ें इनके समाज में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जो पंचायत की हमने बात करी, तो जो कोई भी कार्य होते हैं, किसी भी प्रकार का अगर विवाद हो, कुछ भी हो, तो उसमें पंचायत में जो है तो पंच बनते हैं और उन 5 पंचों से मिलकर पंचायत बनती है और उनमें एक मुखिया होता है। ठीक, तो इस पंचायत में इनका जो मुखिया होगा, कौन? मुखिया जो होगा उसे बोलते हैं प्रधान। क्या बोलते हैं? मुखिया को प्रधान बोला जाता है। लेकिन इस पंचायत में 5 पंच होते हैं। पंचायत में 5 पंच होते हैं। 5 पंच होते हैं। कितने हैं पंच? 5 पंच। और उन्हीं 5 पंचों को आपको अब जानने हैं कि वो 5 पंच कौन कौन से होते हैं। तो पहला मुकद्दम, सेकंड दीवान, थर्ड समरथ, नेक्स्ट जो है कोटवार, और लास्ट है दवारी। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरह इनका जो है तो सामाजिक ढांचा काम करता है। तो मुखिया प्रधान है, 5 पंच है, मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और दवारी। तो इस तरह आपको पूरी तरह से बैगा जो जनजाति है तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आया, और मेंस में भी आपको ये लिखने में आसानी होगी, क्योंकि इसको थोड़ा हम लोगों ने अलग करके और जनजातियों की तुलना में इसे अलग तरह से पढ़ने की कोशिश करी है। इनको अलग अलग डिवाइड हमने किया। तो आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, इनमें और हमें कितना सुधार करना चाहिए। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो क्लासेस हैं वो प्री के हिसाब से हो रही हैं, ना कि मेंस के हिसाब से, इसलिए उसी आधार पर आप अपना सुझाव भी देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। टेक केयर। जय हिंद।